कोच से लेके खिलाड़ी तक, कप्तान तक हर चीज़ बदल दी, ये प्रोसेस कब रुकेगा? देखें, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक प्रोसेस है। फैसलाबाद प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था, सियालकोट प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था, गुजरांवाला कर रहा था, शेखुपुरा कर रहा था, आसिफ कर दिया यार, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। आपने वो ख़त्म करके इनको रीजन्स किया, वो कलेक्ट हुए, बहुत सारे लड़कों की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। अब आईपीएल जो है वो $3 बिलियन का उसका टोटल ये था, टाइटल ये जो है ब्रांड वैल्यू $3.5 बिलियन थी 2014 में। इस वक्त उसकी $12 बिलियन है। पाकिस्तान टीम के जो बैट्समैन हैं, इवन बॉलर्स हैं, दे आर इररिलेवेंट टू ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। They cannot even compete with the mindset which Australia have. They cannot compete with their technical savviness. जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, वो सारा उन्होंने एक रात पहले जीत लिया था। अस्सलाम वालेकुम, वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फ़हीम पटेल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्रिकेट पर, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर और दौरे ऑस्ट्रेलिया पर, फिर बाबर आजम की कप्तानी भी चली गई। ये सारे मामलात हैं जो हमारे आज प्रोग्राम के मौजू होंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, अगर उन्हें क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं मज़ीद आपका वक्त नहीं लूँगा और अपने मेहमान का तारुफ कराऊँगा। हमारे साथ मेहमान हैं आज डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया जी, एंड इट्स अ प्लेजर फ़हीम। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड कप से बात करते हैं हम ज़रा। कौन से वर्ल्ड कप से? अभी हालिया, वो पिछले वाले पे भी आएंगे। अच्छा, ये तो हमें अंदाज़ा था कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन क्या आप भी इसी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि यार यही हाल होगा, या आप कुछ बेहतर? देखिए, बात सुने, ऑब्वियसली एक तो हमें आज बड़ा क्लियर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नेशनलिज्म, पैशन एक तरफ, ये जो रैंकिंग्स होती हैं ना, ये पाकिस्तान टीम ओडीआई में नंबर 1 हो गई। आप उसको ग्रिल करें एंड यू हैव टू ग्रो डीपर, कि आप जाके ये देखें कि वो किस तरह नंबर 1 हुई, किसके अगेंस्ट खेल के नंबर 1 हुई, और रियलिटी चेक हमारा क्या है। अनफॉर्चुनेटली देखें, आवाम जो है ना हमारी, हम लोगों की तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज होंगी, क्योंकि हमारा एक पैशन है कि पाकिस्तान की टीम है। लेकिन जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको सेल्फ डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली, आयरॉनिकली, रिग्रेटेबली, पाकिस्तान के क्रिकेट पिछले 1 साल से जो इसकी एडहॉकिज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन पे है, सेल्फ कंसीट पे है, और जो बड़े अफसोस की बात है कि सेल्फ डिनाइल में। ठीक है, दुनिया की क्रिकेट पोलराइज हो गई है। अभी इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडर्न क्रिकेट कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसके बैक एंड पे क्या क्या काम होगा और हो रहा है और हुआ होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम लोग तो इररिलेवेंट हो चुके हैं मॉडर्न क्रिकेट से। ना हमारे पास स्ट्रक्चर, ना प्लेयर पाथवे, ना हमारे पास इक्विपमेंट है, ना हमारे पास एचआर है जो कि प्रॉपर एचआर होती है, जिसको कहते हैं कट फॉर रोल एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है। और हमने सोचा ही नहीं है अभी तक कि क्रिकेट बोर्ड को हमने कॉर्पोरेट चलाना है, सेमी ऑटोनमस है, प्राइवेट है क्या? हमें ये पता है कि पेट्रन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले प्रेसिडेंट होते थे, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गए, और वो 2 नॉमिनीज़ करते हैं, और एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कि जो नॉमिनी होता है पीएम का, उसी ने बनना होता है। तो डेमोक्रेसी कहाँ पे, मुझे समझ नहीं आती। अभी आप वो भी नहीं कर पाए। अब आते हैं, आपने मुझसे पूछा कि उम्मीद क्या परफॉर्मेंस की थी। मुझे अब ये बताइए कि जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, T20 4 ओवर की गेम है, चाहे वो हारिस रऊफ़ है, चाहे वो शादाब खान है, ये गन प्लेयर्स हैं। इवन शहनशाह अफरीदी जो है वो नए बॉल से आउट करके आपको देगा, तो T20 में इज़ ए किंग। बट वनडे क्रिकेट जो है वो सबसे मुश्किल फॉर्मेट है अब जब से T20 आया। रीज़न क्या हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स का एक तो डिफेंस ख़त्म हो गया, और जब डिफेंस नहीं होगा, ठीक है, तो आपको सेशंस खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो वनडे क्रिकेट में सिर्फ हिटिंग नहीं होती, उसमें रोलिंग द स्ट्राइक भी होती है, उसमें सेशंस भी खेलने होते हैं, उसमें आपको एक एंकर भी चाहिए होता है, आपको रन अ बॉल देखना है। फिर क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वजह से इतनी कमर्शियल हो गई है कि पहले एक ज़माना होता था, एक टेम्पलेट होता था जो पाकिस्तान जिस तरह खेलने जा रहा था कि हम कंसोलिडेट करेंगे, मिडिल ओवर्स में हम रन्स को थोड़ा सा बेहतर करेंगे और फाइनल बैशिंग करेंगे। लास्ट 10 ओवर्स की बैशिंग इंडिया में, इन इंडिया, उन पिचेस पे, इन बॉलर्स के साथ, विद रियल टाइम डेटा और सारा एनालिसिस होना और बैट्समैन को एनालाइज करना,
तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लास्ट 10 ओवर्स में आप मार सकेंगे। ठीक है। अब अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें, जब वो बैटिंग फर्स्ट था तो 10 में से 7 हाईएस्ट स्कोर इस वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका ने। एग्जैक्टली 400 मजाक में कर जाता था, लेकिन जब वो बैटिंग सेकंड पे आता था तो वो स्ट्रगल करता था। क्यों? कभी किसी ने सोचा? क्योंकि जब आप चेज करने जाते हैं उसमें आपका डिफेंस किधर है, आपको सर्वाइव करना पड़ता है, पिच कंडीशंस बदलती हैं, थोड़ा सा गेंद स्किड करना शुरू होता है। तो अभी उनके पास वो बेहतरीन टीम आई थी, मैं समझता हूँ स्किल वाइज वो शायद इंडिया के बाद सेकंड टीम थी इस टूर्नामेंट में। कहा भी ये भी जाता है कि अब तक के साउथ अफ्रीका का सबसे मजबूत स्क्वाड था। लेकिन उनका ये प्रॉब्लम था। सो अब आप देखें कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जो टीम सिलेक्शन की, यहाँ पे बाबर आजम इज़ द मैन हु शुड बी क्रिटिसाइज्ड। अच्छा, वो क्यों? कि यार आपको प्लेयर पावर थी आपके पास मैक्सिमम अथॉरिटी थी। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडहॉक किस्म का एक वो अपना मैनेजमेंट कमेटी का हेड बैठा हुआ था, और आप और इंजमामुल हक ने एक टीम पिक की और उसके बाद उन्होंने साइन की। वो बाद में मैं आता हूँ कि उन्होंने क्या गलती की, और आपने क्या किया, आपने कंफर्ट जोन में कुछ प्लेयर्स को आने नहीं दिया। अब मैं साफ और ब्लंट बोलूँगा, इब्रार अहमद अगर वो 21 फर्स्ट क्लास मैच में 123 आउट कर सकता है, 6 टेस्ट में 38 आउट कर सकता है, इसका मतलब है वो बॉलर है जो वनडे क्रिकेट में 10 ओवर्स में आपको मिडल ओवर। अच्छा, आपका मसला क्या पाकिस्तान टीम का? मिडल ओवर में ना बैटिंग आती और मिडल ओवर में ना बॉलिंग आती, आप आउट ही नहीं कर सकते, आप विदाउट स्पिनर चले गए। वो कहते हैं कि अगर अबरार होते तो वो पाकिस्तान के जैम्पा बन सकते थे। यस, बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब इब्रार अहमद को आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि आपकी इंटेंट नहीं थी कि उसको लेना। उसको क्यों नहीं लेना था? क्योंकि शादाब खान जो T20 का गन प्लेयर है, नथिंग अगेंस्ट हिम, अच्छा अपना ब्रिलियंट, लेकिन वो वनडे में क्यों नहीं चल पाता, वो टेस्ट में भी नहीं चल पाया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते ये लड़के। जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, 4 डे मैचेस नहीं खेलेंगे, आप वनडे में। लेकिन डॉक्टर साहब एक अच्छी बात ये नहीं हुई, चले नतीजा तो जो भी आया है, लेकिन मैंने शायद बहुत कम देखा हो कि हारने के बाद कप्तान ने किसी खिलाड़ी पे ब्लेम नहीं किया। शायद इसलिए कि बाबर इस टीम को ओन कर रहे थे, तो गलती कहीं ना कहीं ज़्यादा बाबर की भी हुई। फिर इसका मतलब ये हुआ। देखें एग्जैक्टली अब आपने फिर कुछ और चीज़ें, अब आप मुझे बताएं परफॉर्म किसने किया? अब्दुल्ला शफीक ने, वो आपके प्लान्स में नहीं था। साउथ शकील ने, आपके प्लान्स में नहीं था। वसीम जूनियर ने, आपके प्लान्स में नहीं था। हसन अली, अच्छा अगेन हसन अली को आप लेके गए, वाई नॉट शाहनवाज धानी? उसका एक रीज़न है कि उधर पीछे आपने देखा होगा वो जो था मार्को यानसन साउथ अफ्रीका का, जो पीछे मारेंगे, पटक की गेंद करेंगे, वो चलेंगे, या शामी की तरह हो आप। हसन अब नहीं रहा हुआ कि वो उसकी पेस का इशू है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने अपनी लिमिटेशंस में, बट आई स्टिल बिलीव कि इट वाज अ रॉन्ग टीम सिलेक्शन। फिर आप इतने एडमेंट थे, आपने फ़खर जमान को बैठा दिया, बाद में आपने जस्टिफाई करने के लिए गोडे की इंजरी बता दी। वो केड़ा गोडा था जो 10 दिन में ठीक होता और 18 छक्के मार देता 2 मैचेस में ऑन हिज रिटर्न? वो आपका एक्स फैक्टर था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और थोड़ा सा डीप जाएंगे, इमामुल हक की एवरेज 50 की आप मुझे दिखा देंगे, 9-10 सेंचुरियाँ मुझे दिखा देंगे वनडे की, 49.4 हो गया। हाँ, अब आप मुझे वो दिखा देंगे। ठीक है, बट उसका स्ट्राइक रेट कब टीम के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा हुआ है? होता क्या था कि फ़खर एक एक्स फैक्टर रन्स करता था, तो वो जो अपना 50-60 करता था वो चुपता नहीं था इमाम का। जब फ़खर आउट ऑफ प्लेस हुआ और आउट ऑफ फॉर्म हुआ, तो बजाय के उसको वो करता इमाम, उसको लेके चलता, वो खुद एक्सपोज हो गया पीछे के गेंद पे भी। और ये तो ये आपकी इस तरह कैसे आप जीत सकते थे यार? चले, एक चीज़ तो ये हो गई कि आप भी वही सोचे थे जो हम सोचे थे, ठीक है। अच्छा, अब हम 92 में अगर हम जीते थे लेकिन रिवॉल्ट हुआ था, फिर हम छोड़ते थे उसको। 96 के बाद से कंटिन्यू हर वर्ल्ड कप के बाद हम रीबिल्डिंग प्रोसेस पे जाते हैं, और इस दफ़ा भी एग्जैक्टली हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो सब जैसे कहते हैं ना, वेलकमिंग उस पर हैं कि सब आप आइए, हम आप सबको फारिग करेंगे। कोच से लेके खिलाड़ी तक, कप्तान तक, हर चीज़ बदल दी। ये प्रोसेस कब रुकेगा? देखें, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक प्रोसेस है। दूसरा भी आपने 1992 की बात की, वर्ल्ड कप जीते थे, सिंगापुर पहुंची थी टीम, और इमरान खान के अगेंस्ट एक रिबेलियन शुरू हो गया था। आइडियल होता कि वो 92 इंग्लैंड टूर पर रिटायर होते हुए ही स्टार्टेड हिज करियर इन इंग्लैंड इन 1971। अच्छा जी, वो अक्लमंद थे, वो छोड़ गए। उसके बाद आपने 96 में वसीम अकरम को बनाया, और वसीम अकरम को आपने फारिग किया क्वार्टर फाइनल के बाद। 96 से 99 तक अगर आपको याद हो तो कोई 4-5 कप्तान आपने बना दिए थे। उसके बाद 99 में आप फाइनल में पहुंचे। लास्ट टाइम यू एवर रीच द फाइनल वाज इन 1999, 24 साल हो गए।
वहाँ पे आपने वसीम अकरम ने वो टॉस जीत के बैटिंग करके डिज़ास्टर हुआ, हम हार गए। उसके बाद क्या होता है, 2003 वकार यूनुस, 2007 मिसबाहुल हक, इंजमाम, 2015 सॉरी 2011 शाहिद अफरीदी, 2015 मिसबाहुल हक, 2019 सरफराज। यस यार ये क्या मजाक है, कप्तान बदल देने से क्या आपकी टीम बदल जाएगी? अच्छा, ये जो आपने रीइंफोर्स कर ली ये स्ट्रेटजी, तो 1999 के बाद 24 साल में एक सेमीफाइनल में आप पहुंचे हैं 2011, बाकी तो आप सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। आपकी तो वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है वर्ल्ड क्रिकेट में। सो दिस मीन्स कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए शिफ्टिंग ऑफ ब्लेम है कि कप्तान हटा दो, फ़हीम को चुप करा दो, डॉक्टर नुमान को चुप करा दो और मैनेजमेंट सैक कर दो। दैट्स अबाउट इट। नो, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन रेक्टिफाई। यहाँ से ये सवाल उठता है कि फिर जो सिस्टम की मजबूती है वो कितनी मैटर करती है। अच्छा, सिस्टम की मजबूती पे हम बात करते हैं तो मुझे याद है मोहम्मद आमिर का ही एक बड़ा ये इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ कि उन्होंने कहा आप इसी सिस्टम के तहत 92 वर्ल्ड कप जीते हैं, इसी सिस्टम के तहत 2009 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं। तो सिस्टम ठीक है, बोर्ड के मामलात में ख़राबी है। आपके नज़दीक क्या है, पाकिस्तान का सिस्टम में ख़राबी है या चेयरमैन के मसाइल हैं? देखें, एक तो क्वालिटी ऑफ चेयरमैन जो आप लेके आए, आज से 20, 25, 30 साल पहले रिटायर्ड जजेस, जनरल, ब्यूरोक्रेट्स ये चल जाते थे। ये आयरनी नहीं है, मैं आपको गिना देता हूँ कि एक आपके रहे हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जो हैं 1960s में, उसके बाद एक अब्दुल हफीज़ कारदार थे, दो जो कि पाकिस्तान के कप्तान थे, तीसरा जावेद बरकी जो कि एड हॉक कमेटी के चेयरमैन रहे, जो रेलेवेंट लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। चौथा जो है जी वो इम्पोर्टेंट, वो थे ज़फ़र अल्ताफ़, डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़, उन्होंने पाकिस्तान से टूर किया हुआ था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे। पाँचवें थे नसीम अशरफ, जिन्होंने 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, बट उनका कोई रेलेवेंस इतना था नहीं, अमेरिका वो रहते थे। उसके बाद आप आ जाएँ छठे एजाज भट्ट, सातवें रमीज़ राजा। तो अब 30-32 चेयरमैन में से 7 आपके रेलेवेंट नज़र आते हैं, बाकी आपके रेलेवेंट नहीं आते। हाँ, एयर मार्शल नूर खान एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए होती थी, वो ब्रिलियंट थे। जनरल तौकीर का नाम इसलिए लूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिया, बहुत बेहतर हुआ था उस और बहुत ज़माने में नेशनल, आपने नेशनल क्रिकेट ये जो है अकेडमी भी बनाई, अगरचे उनके बेटे पर तनकीद होती थी लेकिन उसके बावजूद देखिए ठीक है। अब दुनिया चेंज हो गई है। क्रिकेट जब ब्रॉडकास्टिंग 97 में आई है ना, तो ये अब एक कमर्शियल एवेन्यू बन गया। एग्जैक्टली। T20 जो है ना वो एक कमर्शियल पल्स है। और ब्रॉडकास्टिंग का मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं कि पहले 18 दिन में ये वर्ल्ड कप 8.1 बिलियन लोगों ने देखा, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बनती है कलेक्टिवली डिजिटल पे और ब्रॉडकास्ट में। एक मैच 367.32 मिलियन लोग देखते थे। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अगर आप सिर्फ 200 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि ब्रॉडकास्टिंग की वैल्यू क्या है। ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के जो अगले आ रहे हैं 7 साल के, वो $3.3 बिलियन के गए। ब्रॉडकास्टिंग से मुझे आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे वो एशिया कप का मैच याद आ गया, पाकिस्तान इंडिया, जब मजबूरन ACC को जो है एक रिजर्व डे रखना पड़ा क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग का प्रेशर था। और अगर आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ICC को मजबूरन पाकिस्तान को इंडिया के ग्रुप में डालना पड़ा था ताकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, ताकि रेवेन्यू जनरेट। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको कमर्शियल एंटरप्राइजिंग हेड्स चाहिए जो कि क्रिकेट की नॉलेज नो है रखते हों और साथ उनका कंट्रोल हो ऑन कॉर्पोरेट और वो सैवी हो। हम कितना दूर हैं उससे? 250 किलोमीटर दूर है। ठीक हो गया, बिल्कुल इररिलेवेंट है ना। तो अब ये ज़का अशरफ, नथिंग अगेंस्ट देम, ठीक है वो बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर होंगे, लेकिन क्या वो इस वक्त रेलेवेंट हो सकते हैं क्रिकेट की डिमांड से? क्रिकेट की क्या क्या डिमांड्स हैं, ठीक है, एक ये चीज़ है। सो ये दूसरा, मैंने सिस्टम की बात की। हमारा सिस्टम जब सिटी लेवल पे था वो ओरिजिनल था, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है वो शहरों पे है और फिर आपके सूबे हैं। आपने रीजन्स कहाँ से ले आए, वो तो आपकी डेमोग्राफी में है ही नहीं। उससे नुकसान क्या हुआ? सरगोदा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था, फैसलाबाद प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था, सियालकोट प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था, गुजरांवाला कर रहा था, शेखुपुरा कर रहा था, आसिफ कर दिया यार, और क्या चाहिए आप? बिल्कुल। आपने वो ख़त्म करके इनको रीजन्स किया, वो कलेक्ट हुए, बहुत सारे लड़कों की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। सो दैट इज़ 2001-2 में आपने ये किया, विच वॉज अ डिज़ास्टर। तो आपका सिटी लेवल और फिर डिपार्टमेंट। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है,
हम पुराने ढोल पीटते रहते हैं। आज से 20 साल पहले डिपार्टमेंट पाकिस्तान की मजबूरी था, उसका रीज़न था। एक तो ये अब्दुल हफीज़ कारदार साहब भाई मियाँ को मिले थे बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन 1973-74, क्योंकि वो ये देखते थे जावेद मियांदाद, आफ्ताब बलोच, ये वो लड़के जो कि अब पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये इनॉर्मसली टैलेंटेड थे और बहुत यंग थे, तो इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होगी। और जो उस वक्त की एसोसिएशन टीम्स होती थी, जो प्रोविंशियल टीम्स होती थी, वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं थी। वो जो थोड़ी बहुत पैसे मिल सकते थे वो मिलते थे, पैसे उनके पास थे नहीं रन करने के लिए। तो मैं समझता हूँ तब भी कारदार साहब अगर ज़्यादा और डीप जाते, एक तो उन्होंने कमाल किया था जो डिपार्टमेंट क्रिकेट इंट्रोड्यूस की, दुनिया में कहीं नहीं होती। लेकिन एक और वो अगर करते ना, आप डिपार्टमेंट को तब स्पॉन्सर्स बना देते रीजन्स के, तो हमारा काम ठीक हो जाता। बट आप चलते रहे। अब जब आपने डिपार्टमेंट बंद करके आप दोबारा री इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, अब तो कॉर्पोरेट डिमांड्स, कॉर्पोरेट CSRs बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं। आपके पास नवे चैनल हैं, आपके ब्रॉड डिजिटल्स हैं। क्यों चाहेगा, मैं बताएं मुझे कि क्यों चाहेगा PIA कि वो आपको टीम में खड़ी कर दे, जब आप लाइव क्रिकेट दिखाते हैं सारी, ना उसकी ब्रांडिंग होती है, ना उसका कमर्शियल एयर टाइम उसको मिलता है, ना उसकी कॉर्पोरेट वैल्यू होती है। उसको क्या बेनिफिट है? वो क्यों करे यार? बिल्कुल ठीक है। सदका जारिया वो कितना करे स्पोर्ट्स के लिए? बिल्कुल ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स में डिपार्टमेंट अच्छे ही हैं। तो ये हो गया। तो अब हम उधर फंस गए। रीजन्स को हमने डिसेंट्रलाइज नहीं किया। रीजन कौन चलाता है यार? आप जाके देखें तस्मानिया या न्यू साउथ वेल्स या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, उनके ऑफिसेज हैं, उनकी अपनी फाइनेंस है, उनके अपने ये हैं मीडिया विंग्स हैं, उनके अपने राइट्स चल रहे होते हैं, उनके अपने टूर्नामेंट चल रहे होते हैं। और वो हाँ, हमने PCB 2 अरब रुपये लगा देता है। मुझे इससे बात याद आ गई, वर्ल्ड कप के दौरान ही सौरव गांगुली का एक स्टेटमेंट आया। अच्छा, पाकिस्तान में ये बात बड़ी आम है कि जी IPL इंडिया क्रिकेट को चला रहा है, तो सौरव गांगुली ने इतना क्लियर कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई, 4 डे क्रिकेट जब तक आप नहीं खेलेंगे, जब तक आपकी टीम खड़ी नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा 4 डे क्रिकेट का एक बड़ा मसला है। अब जाके इन्होंने बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग किया है, खिलाड़ियों को पाबंद किया है कि 4 डे खेलें, अदरवाइज तो प्रायोरिटी खत्म हो गई थी। और ये शायद लीग एक इसमें बड़ा रुकावट है। अभी ना 2-3 प्रेडिकमेंट से हमारी वो बात रह गई थी कि इवन ये जो ऑस्ट्रेलिया है जो कि वर्ल्ड कप फाइनल जीता, इस पे आएंगे, वो सिर्फ स्किल पे नहीं जीता। अच्छा, इंडिया 10 के 10 जीत के फाइनल हार गया, वो सिर्फ स्किल पे नहीं हारा। तो इसी तरह हमने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया। तो अभी ये ट्रांजिशन है, बैस बॉल अप्रोच जो टेस्ट क्रिकेट खेला इंग्लैंड, उन्होंने इधर उसको खेलने की कोशिश की, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं थी, वो पिट गए। बट उनके पास सिस्टम है, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, उनके पास स्टॉक है। उन्होंने फ़ौरन से बेशतर उसको, वही जो मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिफाई किया, उसको रेक्टिफाई करेंगे। उन्होंने तो नहीं निकाला जॉस बटलर को। मैं हैरान, ठीक है, हालांकि वर्स्ट एशिया कप उनका चैंपियंस ट्रॉफी बच गई ना, ठीक है। सो ये चीज़ होती है कि सिस्टम्स, हमारे पास सिस्टम भी नहीं है। अब हम हवा में बातें करने के लिए रह गए हैं, और हम सेल्फिश हैं, सेल्फ कंसीटेड हैं, सिर्फ अपनी मैं देखते हैं। अब मुझे बताएं कि कौन से दुनिया के चेयरमैन होगा क्रिकेट बोर्ड का जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, ऑल इम्पॉर्टेंट मैच है जिस पर सेमीफाइनल आपका डिपेंड करता है साउथ अफ्रीका का, आप एक प्रेस रिलीज़ देते हैं जिसमें आप कहते हैं फ़हीम और डॉक्टर नुमान जो है वो इनकरेज करें टीम को। दूसरे पैरा में कहते हैं वापस आओगे तो अकाउंटेबिलिटी होगी। और तीसरे पैरा में कहते हैं कि ये टीम मैंने सेलेक्ट नहीं की, ये इंजमाम ने और बाबर ने की है, यू आर थ्रोइंग देम अंडर द बस। सिग्नेटरी कौन होता है टीम का? चेयरमैन। इंजमाम को कौन लेके आया? चेयरमैन। बाबर आजम को रिटेन किसने किया? कैप्टन, चेयरमैन। और घर में कौन मिला अपने और इस टीम के साथ? चेयरमैन। तो यार आप किस वक्त, टाइमिंग आपकी क्या थी? इसका मतलब है कि बैक एंडेड कुछ और था। ओके, इट वॉज नॉट द टीम सिलेक्शन, देयर वाज समथिंग एल्स। ठीक है। और दूसरा, आप अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे। कौन सा ऐसा चेयरमैन होगा कि एक अजीब व गरीब इंटरव्यू अनटाइमली देता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, और उसके बाद उसी चैनल पे लीक आउट हो जाता है बाबर आजम का मैसेज। अच्छा, वो मैसेज भी कमाल होता है क्योंकि वो राशिद लतीफ़ ने जो बात की थी वो सही थी। वो सही इसलिए थी कि राशिद के पास भी एविडेंस है कि वो आप बाबर फ़ोन कर रहा था, आप उठा नहीं रहे थे। जब ये पब्लिक हो गई तो अगेन अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करने के लिए इनके वो जो CEO है सलमान नसीर, उन्होंने बाबर को कहीं मैसेज करा है। आपने वो गौर किया कि 5:19 पे मैसेज जाता है, 5:19 ही पे बाबर का जवाब आता है, 5:20 पे ही थैंक यू हो जाता है। तो बाबर ऐसे फ़ोन यूँ लेके फिर रहा था पूरे इंडिया में। तो दैट क्लियरली शोज़ मालाफीडी। आई फेल टू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम, एक तो बाबर का प्रॉब्लम था, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम आपके क्रिकेट बोर्ड का था और उसके पीछे कुछ था। ठीक है। तो अब क्रिकेट बोर्ड का मसला तो है, अब ये एक नए चेयरमैन की एक टाइम भी आ गया है, ज़ाहिर अब हम नए चेयरमैन की तरफ जाएंगे।
आइडियली अगर हम साउथ एशिया में देखते हैं तो इंडिया हमारे साथ है, किस तरह की एक आप समझते हैं कि किस तरह का एक सिस्टम आना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, और पाकिस्तान हम नहीं चाहते कि हम ये समझते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप शायद पाकिस्तान ना जीते, लेकिन कम से कम 2021 में तो हमें उम्मीद हो कि यार ये टीम कुछ कर सकती है। अच्छा, मुझे वो चेयरमैन का नाम याद आ गया 60s के जो मोहम्मदन से खेले हुए थे, सैयद फदा हुसैन। ओके। और उन्होंने 1948 में जब वेस्ट इंडीज़ आया था तो आधे टूर के पैसे बोर्ड के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी जेब से दिए। ठीक है। एनीवेज सिस्टम आप कह रहे हैं कि अब चेयरमैन को कैसे, देखें बात बड़ी सिंपल सी है कि एक तो आपने क्रिकेट खेलनी है आगे, या आपने हॉकी और स्क्वाश की तरह फारिग होना है। कब तक आपको 34, 35, 38 हज़ार या $8 मिलियन जो आईसीसी से आते हैं, कब तक आपने उस पर लुट डालनी है? ठीक हो गया। सो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ एक तो आप इंडिया की केस स्टडी लें, इंडिया की केस स्टडी मैं कह रहा हूँ आप इंडिया की लें, और एक साउथ अफ्रीका की केस स्टडी लें। जल्दी से पहले साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ। नस्ल परस्ती पे, अपार्थाइड पे 1969-70 ये बैन हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। उन्होंने क्रिकेट तो नहीं ख़त्म होने दी, उनके पास गादली रुआ था, उनके पास हेनरी जेफरीज था, उनके पास कुक था, उनके पास वो क्या थे अपना क्लाइव राइस था, उनके पास ये एडी बार्लो था, उनके पास ये पॉलॉक्स थे, पीटर पॉलॉक था, ग्राम पॉलॉक था, बैरी रिचर्ड्स था। तो क्रिकेटिंग कितना बड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते थे शील्ड क्रिकेट, और वो इंग्लैंड में भी खेलते थे काउंटी क्रिकेट। लेकिन उन्होंने अपनी गेम में क्या किया, उन्होंने तब स्पॉन्सर लिया टोबैको कंपनी का, बेंसन एंड हेजेस का, स्टेडियम्स बिल्ड किए। और अगर आपको याद हो जब उनकी री एंट्री हुई 1991-2 में, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच गए थे वर्ल्ड कप के। वो रेन रूल उनको ना लगता तो वो फाइनल खेल रहे होते, तो वो तैयार थे। उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तगड़ा किया, उन्होंने टीयर क्रिकेट को तगड़ा किया। उनके हालांकि कितने बड़े प्रॉब्लम थे उसके ये रेसिज्म। और अगर 92 में बारिश ना होती तो ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब आप आ जाएं इंडिया, 2007 दे लूज टू बांग्लादेश इन द वर्ल्ड कप। वहाँ पे इन्होंने इसको लिया कि यार क्या करना है। पाकिस्तान बहुत आगे था इंडिया से तब तक, उस वक्त उन्होंने गए, उन्होंने आईसीएल को ख़त्म कराया, इंडियन क्रिकेट लीग को जो कपिल देव की थी। बोर्ड ने रिकग्नाइज़ किया इंडियन प्रीमियर लीग को। इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कहा कि आम आवाम का कनेक्ट, एक क्रिकेट है वो तो अब हार चुके हैं, दूसरा बॉलीवुड है, उन्होंने उस टूर्नामेंट को बॉलीवुड के साथ इंटीग्रेट किया, तो वो एक आपके और मेरे तक एक चाम पहुंचा। उन्होंने उसमें एंटरटेनमेंट डाली, और उसके बाद बैकड्रॉप में उनके भी बहुत कुछ होता है, आईपीएल की बात करो, लेकिन वो रेवेन्यू उन्होंने आंखें बंद की। वो जब रेवेन्यू आना शुरू हुआ, उस रेवेन्यू की इन्होंने जो एलोकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है उस रेवेन्यू की, वो प्रॉपर की, री इन्फोर्स किया रणजी ट्रॉफ़ी को, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, वनडे क्रिकेट उन्होंने जो लिस्ट है उसको तगड़ा किया, फर्स्ट क्लास को तगड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें अब उनका अहमदाबाद का स्टेडियम देख के तबक रोशन हो जाते हैं यार। ठीक है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने आप को री इन्फोर्स किया। फिर क्या, उनके पास अपना HR ट्रेंड नहीं था, उन्होंने फॉरेनर्स बुलाए। लेकिन उन्होंने फॉरेनर्स इसलिए नहीं बुलाए थे, उन्होंने MRF एकेडमी डेनिस लीली ने लगाई, फास्ट बॉलर उधर होते नहीं थे, प्रॉब्लम्स वो वाली भी चलती थी ना, मीट ईटर्स वर्सेस वेजिटेरियंस। उन्होंने निकाले फास्ट बॉलर्स, उसके बाद उन्होंने MRF एकेडमी को भी रीइंफोर्स किया, फिर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया रिहेबिलिटेशन का। ठीक है, फिर उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए, और साथ उन्होंने IPL के इतना बड़ा कर दिया प्लेयर्स को कि जो अभी इंडिया नहीं भी खेला होता उसकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, उसको अर्न कर लेता है। अब आपका कंपटीशन देखें, इंडिया 3 टीमें निकाल सकता है, ठीक है, टाइम कितने साल लगे उन्होंने, 2009 में पहला IPL हुआ था। हाँ जी, तो अब आप देख लें 14 साल में उन्होंने दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया का बेस्ट स्टॉक, दुनिया की बेस्ट टीम, ठीक है, उन्हें पैदा कर। PSL तो हमारे पास भी हो रहा है। आपने PSL के साथ क्या किया? PSL मैं समझता हूँ कि ठीक है, नजम सेठी साहब को आई गिव क्रेडिट कि उन्होंने एक इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन बनाया पाकिस्तान का। क्वालिटी ऑफ फॉरेनर्स कौन आता है, कौन आता है? क्या वो A+ प्लेयर्स आते हैं करंट? क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका आउटले बड़ा नहीं है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल आउटले बड़ा 6 टीमों के साथ होना था या 8 या 10 टीमों के साथ होना था, आप बढ़ाते। अब IPL जो है वो $3 बिलियन का उसका टोटल ये था, टाइटल ये जो है ब्रांड वैल्यू $3.5 बिलियन थी 2014 में। इस वक्त उसकी $12 बिलियन है सिर्फ वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। जो उनके राइट्स हैं वो उनके ICC के राइट से ज़्यादा के मैं एग्जैक्टली ये बात कर रहा था। सो आपने क्या किया, अब आपने सैचुरेट कर दिया।
अच्छा, फिर आपने ड्राफ्ट सिस्टम रखा, आपने ऑक्शन सिस्टम नहीं रखा। ऑक्शन इसलिए नहीं रखा कि यार, अच्छा फिर सीलिंग, हालांकि पीसीबी ने उनको सीलिंग दी थी फ्रेंचाइजीज को कि चलो हम डॉलर को लॉक कर लेंगे, लेकिन वो भी कितना नहीं वो होता है। लेंगे। यस, ठीक है, सो आपने आउटले बढ़ाया ही नहीं, ठीक है। कंपटीशन बढ़ा नहीं। अच्छा, इसका अब उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया फ़हीम। अब नुकसान क्या है? एक तो पीएसएल रिडंडेंट होती जा रही है, स्टैग्नेट हो गई है, वो वही 4-5-8 अरब इधर हो गया, उधर हो यस गया यस ये। यस। उसके बाद जो दूसरी हुआ कि ये फ्रेंचाइज वाले प्रधान बन गए, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, हाँ। वो आधे पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में घुस गए, यस। कुछ पीसीबी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम की तहस नहस करके रख दी। कप्तान हमारा होगा, कप्तान उसका नहीं होगा, ये नहीं होगा। उन्होंने इन रोड्स बना ली पाकिस्तान क्रिकेट में। तो बजाय के प्रोडक्ट बनता, आईपीएल ने तो ये हरकतें नहीं की यार। चलें, अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। जो हर वर्ल्ड कप में होता है, कप्तान तो चेंज हो गया। शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी को अचानक ले आया गया, कैसे रेट करते हैं? हाँ, मैं रेट करने से पहले तो मुझे ये बताएं, ये अचानक आए कैसे? अच्छा, मेरा ख्याल है शान मसूद अचानक तो नहीं आया है। आपको याद होगा नजम सेठी ने भी इन पे हाथ रखा था, ऐसे खुली ही। बात करते हैं। चलें। नंबर वन, असल मसला बाबर आजम के मैच हारने का नहीं था। असल मसला पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ना पहुंचने का नहीं था। दिस ऑल स्टार्टेड जब मोहम्मद रिजवान ने रिफ्यूज़ कर दिया था सरोगेट कंपनी का लोगो Okay. लगाने का मुल्तान सुल्तान्स के Yes. लिए PSL 8 में। यस। अब लोग खटके, क्योंकि सरोगेट कंपनीज इलीगली ऑपरेट कर रही थी पाकिस्तान में, क्योंकि वो बेटिंग वेबसाइट्स थी, और जो आपको पता है बेटिंग लॉ के तहत भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी इलीगल इलेजिटिमेट है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। Okay. फिर कौन पीछे कंपनीज थी, उनकी ओनरशिप क्या थी, दैट वाज अगेन थ्रेटनिंग फॉर दिस कंट्रीज इंटेग्रिटी। लेकिन वो चल रहा था। उन्होंने इन रोड्स PSL में बनाई, फ्रेंचाइजेज में बनाई, PCB तक पहुँचे, मीडिया हाउस तक पहुँचे, ब्रॉडकास्टर्स तक पहुँचे, वो हर जगह पहुँच गए। अब एक ये हुआ, उसके बाद बाबर आजम को एक ऑफ़र हुई 250 मिलियन की, 25 BBL। करोड़ की, ना अच्छा। 25 करोड़ की के सरोगेट। ओके, ठीक है। उन्होंने वो रिफ्यूज़ की। ठीक है। अब ये दो विलन हो गए। यस। उसके बाद क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, ये सरोगेट वाली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया। ओके। और बहुत राइटली, बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया, उन्होंने बैन किया। वो जब बैन हुआ, कुछ लोगों के इबहम हुए कि यार ये कहीं इसके पीछे भी रिजवान या बाबर ना हो, जो कि किसी को नहीं पता है या नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो। अब वो जब बैन होता है, उसके बाद भी इनको होप था कि शायद लिटिगेशन में जाएं। किसी ने कहा भाई लिटिगेशन में जाओगे तो फंस जाओगे। कैसे जाओगे? कौन है, किसके खिलाफ केस करना है? वो तो है कोई नहीं। फिर इनका ये था कि शायद गवर्नमेंट चेंज होगी, फलाना होगा, ये चेंज हो जाएगा, बात बन जाएगी शायद। अगलों ने SCCP से भी मोर लगवा दी, खत्म हो जो गई। मर्जी तुसी करना है गेम इज ओवर। कर लो, गेम इज़ ओवर। ओके। अब उसमें बहुत सारे लोग, चाहे फ्रेंचाइजीज के थे, चाहे क्रिकेट बोर्ड में थे, कुछ चैनल्स भी थे। उनको इन बेचारों को प्रॉब्लम। तो अब हमने विंडेटा आ गया, विंडिक्टिवनेस आ गई। तो ज़का अशरफ साहब इतने मासूम या मजलूम नहीं थे, इनोसेंट, कि उनको नहीं पता लगा कि मैंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं स्टेटमेंट देनी। स्टेटमेंट हो सकता है कि उनको देनी पड़ी, ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा। उसके बाद अगर आपको याद हो कि हमेशा क्या होता था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, कि PCB बनाता था, PCB वो बनाता था आपकी, वो क्या होती हैं जो ABCD कैटेगरीज, उसका प्लेयर्स को डालता था, प्लेयर साइन करते थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब क्या हुआ, इनकी बदकिस्मती कि बाबर और रिजवान, इन लोगों का एजेंट है शाहीन, वो लड़का जो आपका खब्बा आ रहा है यार, जमान खान। हाँ। फिर ये एक और भी है जो इन्हीं के साथ, इब्रार भी इन्हीं के साथ, वो साया कॉर्पोरेशन रन करता है, एक लड़का तला रहमानी। वो कार्नेगी मेलन का पढ़ा हुआ US का, ओके। वो था एजुकेटेड। उसने साथ सिर्फ ये नहीं रखा हुआ कि मैं एजेंट बनूंगा, उसने साथ इनकी फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान्स फाइनेंशियल बनाता है, उसमें उसने मैकेंजी के बंदे रखे हुए। उसने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा था, मैं पागल हो गया यार। अच्छा, PCB ने कन्वीनियंटली छुपा लिया हुआ था जो NFCs का आया था ICC से कुछ 6 से 7 मिलियन डॉलर। उसका शेयर पूरी दुनिया में हर प्लेयर्स को मिलता है, बोर्ड देता है, इधर कुछ नहीं था। फिर उसके बाद इनकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कोई नहीं था, इनकी शो रील्स का कुछ नहीं था। फिर उसमें वो साइन करवा रहे थे कि हम जो एडवर्टाइजमेंट या हमारे जो स्पॉन्सर्स होंगे अब वो करेंगे ना, क्या तुसी अगर फेयर कर लिया तो मैं की करा। फिर लीक्स का था और इस तरह के बड़े मसाइल, इन्होंने फटा डाल दिया। जब इन्होंने फटा डाला, अब बाबर आजम उस वक्त रूलिंग जो रूस था, ठीक है, प्लेयर पावर थी, ये फंस गए। इनके जो करने वाले थे वो कर नहीं पा रहे थे, तो ये डेडलॉक हो गया। वो 5 महीने इनको वो नहीं मिला,
अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, पीसीबी की हैगमनी, ईगोज ब्रूज हो गई। हाँ। अब इधर एक और फड्डा बाबर और रिजवान के मत्थे लग गया। इवेंचुअली इनको इन्फोर्स करना पड़ा और भेजे इन्होंने। अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप हो रहा था तो उन्होंने ईमेल किया था अगेन, क्योंकि फ्लैग नहीं ले पा रहे थे चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द पीसीबी, और उधर वो साइन हुए। तो ये बैक एंडेड स्टोरी है मेरे भाई, पर्सनल इंटरेस्ट पे हम बात करते हैं। तो और शाहीन शाह अफरीदी इसलिए बन गया कि उनके बैकग्राउंड मजबूत है। अब आगे चलते हैं, ये जल्दी आप बताइए क्या क्या पूछी जा रही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि बाबर आजम जब कप्तान बनाया गया था ना सरफराज को हटा के, वो ज्यादती थी जी। अच्छा, बाबर ने कभी कप्तानी नहीं की हुई थी। हाँ। बाबर में ना लीडरशिप थी, बाबर में ना वो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट था। बाबर इज बॉर्न टू बैट। ओके। बाबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन। बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ हनीफ मोहम्मद को, इम्तियाज़ अहमद को और फजल महमूद को, इनको, सईद अहमद को खेलते नहीं देखा। बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे लाइव देखे। ठीक है। बाबर इज़ राइट एट द टॉप, ठीक है, ब्रिलियंट, लेकिन वो कप्तानी मटीरियल था ही नहीं। ठीक है। वो कैसे बना? सरफराज जो था अहमद, उन्होंने गलती कर दी। वो एक पीएम ने एक ट्वीट की थी कि बैट फर्स्ट, जो कि 99 वाली फिलॉसफी जो वसीम मान गए थे, सरफराज नहीं माने। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया को खिला दिया। आपकी खिचड़ी पक गई और सरफराज डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट कैप्टन इन T20 बाहर फारिग हो गया। अब उसके बाद अज़हर अली आया। अज़हर अली बेचारा मासूम मजलूम था मेरी तरह। उसका भी एक मैनचेस्टर का टेस्ट मैच था जो उसने इसको भी खिला दिया था, शदाब को, इंग्लैंड में। वो कहीं उन्होंने देख लिया, ये क्या कप्तान है, ये जो ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करता है बाबर बाबर बाबर, तो बेस्ट प्लेयर शुड बी द कैप्टन। सो बाबर गलत कप्तान आया, गलत हटाया गया। ठीक है। अब ये 4 साल जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें, ये खमियाजा कौन भुगतेगा? आप और मैं। अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, अगर बाबर है, अगर प्लेयर पावर होती तो किसकी वीकनेस है? मैनेजमेंट। खत्म हो गई बात। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शाहीन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान की जो टीम थी ना बाबर की, ये स्किल में इतने हाई नहीं थे। ये वो अलग टीम नहीं थी, वकार, वसीम, शकलान, राशिद, फलाना, आमिर, ये वो नहीं थी सही तरह। ये टीम में बॉन्डिंग थी, ये वेल इंटीग्रेटेड थे और इनमें यूनिटी थी। ड्रेसिंग रूम इनका था तगड़ा। ठीक है। ठीक। एक दूसरा, ये पैसे नहीं खाते थे, फैंसी फिक्सिंग नहीं करते थे, मैच फिक्सिंग नहीं करते थे। एक्सपोजर भी शायद उतना नहीं था कि वो। अब आपने गौर नहीं किया, ये जब दूसरी चीज़ नहीं करते थे तो कुछ लोग तो नाराज़ ही थे ना। ठीक है ना, कुछ स्टेक होल्डर्स लोग भी समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि ये मौका जब मिला है कि आपने अब इस यूनिटी को तोड़ना था, अनफॉर्चुनेटली, इनएडवर्टेंटली या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, आपने रिजवान को और बाबर आजम को रेस्ट करवा दिया और अफ़गानिस्तान के T20s में अपने शदाब को कप्तान बना के भेज दिया। वहाँ से 3-4 ने और सोचा कि हम कप्तान बन सकते हैं। फिर आपकी फ्रेंचाइजीज़ ने देखा कि वो 2 टूर्नामेंट जीत गया है। ठीक है, फ्रेंचाइजीज़ का स्टेक होना, अब तो आप पहले कर चुके हैं वाली बात। अब एक और चीज़ अंदर की आपको बताता हूँ कि बाबर आजम को ओवर रूल करके ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जब कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होनी होती थी तो वो शाहीन शाह अफरीदी से होती थी ऑफ द पीसीबी। ठीक है। क्या हो रहा था यार? ठीक है। अच्छा, बाबर आजम आता है, आप उसको कप्तानी से हटा नहीं सकते क्योंकि आप एम्पावर्ड नहीं है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ने किया हुआ है कि डे टू डे बेसिस पे ना आप हायर कर सकते हैं ना फायर कर सकते हैं। यही वजह है कि मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न को आपने भेज दिया नेशनल हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। हम निकाल तो सकते नहीं, ठीक है, वरना तो आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी निकाल चुके होते। अच्छा, अब बाबर ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, हट गया। यार, ये आप इतने स्किलफुल थे कि 2 घंटे में कप्तान तैयार थे। और कप्तानों से जी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप इंटरव्यू करवा के बैठे हुए, वो निकले हैं और आपने सारा काम करवा दिया। अच्छा चलें, अब इतनी लंबी तो होगी कहानी। ये मुझे बताइए कि दौरा ऑस्ट्रेलिया 95 से हम कोई टेस्ट नहीं जीते, इस दफ़ा क्या आपकी उम्मीद है? यार मुझे एक चीज़ बताएं, अगेन इररिलेवेंस आ जाती है। पाकिस्तान टीम के जो बैट्समैन हैं, इवन बॉलर्स हैं, दे आर इररिलेवेंट टू ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। ठीक है। They cannot even compete with the mindset which Australia have. They cannot compete with their technical savviness. जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, वो सारा उन्होंने एक रात पहले जीत लिया था। ठीक है। एग्जीक्यूशन। इस टीम से ये इवन सोचना। अब आप मुझे बताओ, 95-96 सिडनी आप जीते हो, राशिद ने वो 8 विकेट लिए थे, राशिद लतीफ़ ने, मुश्ताक ने अच्छी बॉलिंग की थी, उसके बाद आप कोई टेस्ट नहीं जीते।
1999, 2004, 2009, 9, ठीक है, 14, 2016, यस 17, White- 2019, all white और washes. सिर्फ 2015 में शायद हम 2 सिफर से आ रहे हैं, बाकी सब में 3 सिफर नहीं, से आ हम रहे हैं। 2019-20 में, क्योंकि 2 ही टेस्ट हुए ओके थे, ठीक है, क्योंकि 2 ही टेस्ट बाकी हुए सब में हम थे। हमने 3 ड्रॉ भी नहीं किया यस अल्हम्दुलिल्लाह। यस यस ठीक है, हम स्ट्रेट 14 टेस्ट आ ठीक। रहे हुए हैं। अब मुझे ये बताओ, वो टीम तो इन टीम से बहुत बेहतर थी, हाँ, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कंपैटिबल नहीं थी, फिर हम नहीं समझे। हम नहीं समझे। अच्छा, ड्रॉप इन पिचेस का मामला चल रहा था, ड्रॉप इन पिचेस क्यों नहीं आ सकी पाकिस्तान में? हाँ, ड्रॉप इन पिचेस की एक तो कॉस्ट, फिर उनको लेके आना, फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। आपका तो वो स्टेडियम जो रिडंडेंट हो गए हैं, आपको पता है कि आप बढ़ के मारेंगे, अपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 करवाना है, यस होस्ट करना है। आपके कोई भी स्टेडियम जो है मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? तो जो ड्रॉप इन पिचेस हैं वो इस वजह से नहीं आ सकी। और दूसरा, ड्रॉप इन पिचेस का बिहेवियर कितना इम्पैक्ट होगा आपकी ओवरऑल इन्वायरमेंट से और एक्सट्रीम। आखिर में अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूं, और वो शायद थोड़ा पर्सनल, अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपका एक प्रोग्राम था गेम ऑन है, शोएब अख्तर के साथ आपका एक इशू बनता है। अच्छा, वो हम सबको मालूम है इशू क्या हुआ, आपकी तरफ से फौरी तौर पे इस पे रिएक्ट भी आ गया कि ये गलती हुई। मुझे याद है उस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद आप पे एक जिसे कहते हैं ना, एक हमला हुआ, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे दीगर उसे हो। वो वक्त कैसे गुजारा आपने और किन चीज़ों ने आपको सपोर्ट किया? देखिए, और आज चले मैं अगला सवाल आपसे पूछे नहीं, फिर मैं इसके आगे। अच्छा, नंबर 1, एक तो मैं फिर दोबारा रीइंफोर्स करूंगा कि शोएब अख्तर वर्चुअली हम लोग इकट्ठे, वी ग्रू अप टुगेदर, यस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने बहुत काम किया इकट्ठे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि वो पर्सनल हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डअप हो रहा था। एक जो कहते हैं ना, आपको एक गुस्सा भी था। आई वॉज इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, आई वॉज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली फॉर द शो बट फॉर द चैनल, रेवेन्यू, फेसेस, सारा। वो जो एक इंसिडेंट हुआ वो स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। मैं दूसरा प्रोग्राम नहीं कर रहा था, मैं 7000 प्रोग्राम कर चुका हूँ लाइव। सो आई पर्सनली फील कि वो मेरी फेलिंग थी, इट शुड नॉट हैव हैपन ऑन स्क्रीन। शोएब जो भी है, ही हैज़ डन वंडरफुली वेल फॉर पाकिस्तान, ही हैज़ बीन अ नेशनल हीरो। प्लस उस वक्त इंटरनेशनली विवियन रिचर्ड्स, डेविड गावर, उनके लिए भी वो सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट हुआ। राशिद था, आकिब था, उमर गुल था, अजहर महमूद था, सना थी। दैट शुड नॉट हैव हैपन। तो आई रिग्रेट दैट, और मुझे रिमोर्स है। उसके बाद जो फ्लैक आया वो बहुत सारा अननेचुरल था, क्योंकि अगर आपको पता हो कि डिवीजन थी बिटवीन पीटीआई ऑल्सो, ओके, ठीक है ना? ओके, अब फवाद चौधरी एंड एंटायर फवाद चौधरी, हालांकि वो मेरे मिनिस्टर थे, दैट्स अबाउट इट। आई रिस्पेक्टेड हिम फॉर बीइंग माय बॉस, बट दैट्स अबाउट इट। उस चक्कर में मैंने और खमियाजा भुगता, ठीक है? और वो फिर कैंपेन्स हुई। मुझे अपने पे तो इसलिए अफसोस नहीं था क्योंकि गलती मेरी थी। वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था वो मेरी गलती थी, तो अगर आप मुझे कंडेम करेंगे करें, पर उसमें जो मेरी फैमिली को रगड़ा, दैट मेरे फादर को रगड़ा, ही वॉज एलिंग, ही पास्ड अवे आई थिंक अ मंथ एंड अ हाफ आफ्टर। तो मुझे वो चीज़ एक रिग्रेट रहेगा कि वन शुड नॉट हिट समबडी बिलो द बेल्ट और शुड नॉट रेडिक्यूल द फैमिली। बट आई एम हेयर, जो कंडेमिनेशन है मैंने आपके सामने कहा, दैट वाज माय फॉल्ट। मुझे जितने मर्जी आप सुना लेते। आखिरी सवाल, उसमें मुझे पता किसने हेल्प किया? जी। मुझे उसमें उसी फैमिली ने हेल्प किया जो कि नेमो हो रही थी, मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प किया, राशिद स्टूड स्ट्रॉन्ग, बहुत सारों को बैक एंडेड चीज़ें पता थी। इवन विवियन रिचर्ड्स वाज वेरी कंपैशनेट। और जो एक और चीज़ है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया, पाकिस्तान टेलीविजन ने। ज़बरदस्त। आखिरी सवाल, शोएब अख्तर से मामलात आपके बहाल हुए हैं या अभी नहीं? देखें, मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं है। ही हैज़ बीन अ फ्रेंड, फ्रेंडशिप्स। देखो, मेरे वाले साहब ने ये बताया था कि जब आप दोस्त बनाते हैं या तब आप गलत थे, जब आप छोड़ते हैं या तब आप गलत हैं। तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर वो भी लार्ज हार्टेड है, उसकी तरफ से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं मुबालगा रही से काम नहीं लूँगा। लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी वो तभी हुई थी जब फवाद चौधरी साहब ने बुलाया था फॉर रिकन्सिलिएशन। और दूसरा, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, मैं ऑन एयर आपको कहूँगा कि व्हेन माय फादर पास्ड अवे, वो आके मेरी वालदा से मिले। उसके 18-19 दिन के बाद हिज मदर पास्ड अवे, जिनसे उनका बहुत उन्स था, प्यार था। आई वेंट एंड अटेंडेड हर फ्यूनरल, लेकिन हमारी कभी बात हुई नहीं। हम दुआ करते हैं कि ये मामला जो है ना आप अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके इस अवेलेबिलिटी से हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने और का मौका मिला, और उम्मीद करेंगे आपसे दोबारा इंशाल्लाह गपशप लगे। थैंक यू सो मच जी।
माय प्लेजर।